चलो, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस, इसको शुरू करूँ ना उससे पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझो। जैसे कि इसका कंस्ट्रक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे नहीं लग रहा है कि एक बड़ा सा स्फीयर था, एक बड़ा सा गोला था, गोले को इस तरफ से भी काटा, ठीक है, और यहाँ से भी काटा। अभी ये जो हिस्से थे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, अभी इसको भी कहने को तो क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेस ही बोल सकते हैं, इसको भी कॉन्वेक्स लेंसेस बोल सकते हैं, पर हम ऐसे कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इसको जोड़ रहे हैं। अगर इसको मैं जोड़ दूँ तो इस तरीके का कुछ शेप बन जाएगा, राइट। और क्योंकि ये ट्रांसल्यूसेंट मीडियम है, सॉरी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इसमें से रोशनी आर पार हो सकती है, मिरर की तरह टकरा के वापस नहीं आ रही, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लेंस है। उसी तरीके से ऐसा लेंस जब बनाना हो तब एक स्फेरिकल लेंस ऐसा और एक स्फेरिकल लेंस ऐसा, मतलब पीठ से पीठ चिपका के और उसके बीच में हम फिल कर देंगे, क्या, पीठ से पीठ चिपका के उसके बीच में हम फिल कर देंगे। या फिर और एक तरीका है, दो प्रिज्म ले लो, क्या ले लो, दो प्रिज्म ले लो, तो भी आप कॉनकेव लेंस बना सकते हो, एक उल्टा प्रिज्म एक सीधा प्रिज्म। तो लेंस बनाने के लिए ये बेसिक चीज थी, इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। जहाँ पे मिरर का फोकल लेंथ लेना हमारे लिए सरदर्द बन गया था, पता है कि कॉनकेव हो तो इस तरफ नेगेटिव, ठीक है, हाँ, कॉन्वेक्स हो तो उस तरफ पॉजिटिव, याद है ना ऐसा कुछ। तो उसमें जैसे सरदर्द हो गया था, यहाँ पे उतना सरदर्द नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों ही तरफ फोकल पॉइंट होंगे, क्यों, क्योंकि इस तरफ से रोशनी डालोगे तो यहाँ पे फोकल लेंथ है, इस तरफ से रोशनी डालोगे तो यहाँ पे फोकल लेंथ है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हो उसके आधार पे डिपेंड करेगा कि क्या पॉजिटिव लेना है क्या नेगेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मोमबत्ती रख दूँ तो मोमबत्ती का डिस्टेंस नेगेटिव, मोमबत्ती की हाइट पॉजिटिव, पर इमेज कहाँ पे बनेगी, हाँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव बट इमेज इज नेगेटिव हाइट, हाँ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज सामने की तरफ बनेगी, और यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, ठीक है। मिरर के टाइम हमने कुछ नियम बनाए थे, ठीक है, जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेंस के तरफ जा रहा है, अगर कोई रोशनी का किरण प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेंस के ऊपर जा रहा है तो रिफ्रैक्ट होके वो कहाँ से निकलेगा, फोकल पॉइंट से। क्लियर है, ठीक है। अगर कोई किरण ऑप्टिकल सेंटर में से होके निकल रहा है तो वो कहाँ से निकलेगा, बिना डेविएट हुए सीधे सीधे निकल जाएगा, उसके अंदर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। शर्त बस ये है कि वो कहाँ से निकलना चाहिए, यश, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है तो, हाँ, यहाँ से अगर कोई किरण निकल रही है तो देखो, पैरेलल रिफ्रैक्ट होके फोकल पॉइंट में से बाहर, ये बिना डिफ्लेक्शन के सीधा। इसे उल्टा भी हम कर सकते हैं कि अगर कोई किरण फोकल लेंथ से होके निकल रही है तो वो टकराने के बाद सीधी चली जाएगी, ये तो आपको पता ही है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई किरण जा रही है तो क्या होगा, सोचो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
ठीक है, याद करो कि जब मिरर था, मिरर, तो यहाँ पे P था, यहाँ पे O है, ठीक है। इसको हम बोलते थे पोल, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। पोल में क्या होता था, अगर कोई किरण आती थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वापस चली जाती। अगर लेंस में कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालते हो तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वापस चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल ज़्यादा है। इसको अगर मुझे तुम लोगों को समझाना हो तो हाँ, मान लो कि सड़क पे पानी गिरा हुआ है और अगर ऊपर से उसको देखते हो तो आपको रिफ्लेक्शन दिखते हैं? नहीं दिखते। पर अगर आप ऐसे जाके साइड में से देखते हो तो रिफ्लेक्शन दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सीधा नहीं दिख रहा था, पर जब आप टेढ़े गए तब दिखने लगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन का एंगल कितना है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप करते हो ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो ये बिना रिफ्लेक्ट होके वापस हो जाएगा। तो ये केसेस हम यहाँ पे रहने देंगे, इस केस को कंसिडर नहीं करेंगे। यश, श्योर? ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई। इसमें भी सेम चीज़ करते हैं। मान लो कि कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने दो, तो कहाँ जाएगा वो? पर यहाँ पे तो नहीं जा सकता, ये तो ऐसे चला जाएगा। तो उसके लिए हमें एक डॉटेड लाइन रिवर्स में बनानी पड़ेगी और यहाँ से आपको विजिबल नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, बट वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। हाँ, इसकी एक्चुअल इमेज बन नहीं सकती, रियल इमेज नहीं बन सकती। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है? ठीक है। अगर ऑप्टिकल सेंटर में से जाए तो बिना डेविएट हुए सीधे सीधे चली जाएगी। उसी तरीके से फोकल लेंथ में जाए तो, जैसे कि हाँ, यहाँ से फोकल पॉइंट में से अगर कोई किरण जाए तो उस तरफ कहाँ पे निकलेगी? पैरेलल हो जाएगी। तो ये रूल यहाँ पे है। इसमें कुछ छूट रहा है तो बताओ, कोई चीज़ ना समझ में आ रही है तो बताओ। अभी लेंसेज के द्वारा बनने वाली इमेज के ऊपर हम फोकस करेंगे, पर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो ना समझ में आ रही हो तो बताओ। क्लियर? मेन चीज़ यही है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन होगी तो वो फोकल पॉइंट से होते हुए निकलेगी। हाँ, एक और चीज़ है जो ध्यान में आपको रखनी चाहिए। इस लेंस का नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। और इस लेंस का नाम क्या है? कॉनकेव लेंस। अभी इन दोनों लेंसेस का और एक नाम भी है, और वो मैथ्स में लाइन्स एंड एंगल्स से मिलता जुलता नाम है। लाइन्स और एंगल्स में एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें लाइन एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी, और एक केस ऐसा भी था जिसमें लाइन एक दूसरे से दूर जा रही थी। तो यहाँ पे देखो, लाइन एक दूसरे के नज़दीक आ रही है और इसमें लाइन एक दूसरे के दूर जा रही है। जब भी लाइन्स एक दूसरे के नज़दीक आए तो उसको क्या बोलते हैं? मिले ही ना तो पैरेलल कहते हैं, पर एक दूसरे के नज़दीक आती जाए उसको क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है तुम लोगों को पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों को याद नहीं आएगा। तो इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम तो फिर डाइवर्जिंग लेंस।
तो कन्वर्जिंग लेंस में एक्चुअल इमेज मिल सकती है, डाइवर्जिंग लेंस में एक्चुअल इमेज नहीं मिल सकती। तो डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता होगा, गैस कर सकते हो? जब भी छोटे सोर्स से, छोटे रोशनी के सोर्स से रोशनी फैलानी हो, तब ऐसे लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि डाइवर्जेंट टॉर्च देखी है कभी आपने? ऐसी टॉर्च जो सीधी ना जाए, रोशनी फैलाए। दो तरह की टॉर्च आती है। एक टॉर्च को आप जलाओगे ना तो एकदम ऐसे सीधी सटीक रोशनी निकलेगी ऐसी, ठीक है। एक ऐसी टॉर्च आती है जिसमें रोशनी ऐसे फैलेगी, ठीक है। वहाँ पे ऐसे डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता होगा? वेरी नाइस। ज़्यादा एनर्जी सोर्स को एक ही जगह पे लाना हो, तब यहाँ पे इस तरीके का कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है। एनी हिंट कहाँ पे है प्रैक्टिकल यूज इसका? वेरी नाइस। मैग्नीफ्लाइंग ग्लास जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि उसको जब सूरज की रोशनी के ऊपर डालते हो तब वो सारी रोशनियों को फोकल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है, जिससे सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ज होके, ठीक है। उसी तरीके से डाइवर्ज लेंस का इस्तेमाल कहाँ करते होगे प्रैक्टिकली? ऐसी फॉरेन कंट्री जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा बनती है, उनकी छत पे ना ऐसे होल होते हैं। जैसे कि ये घर है ना, तो इनकी छत पे ना ऐसे होल लगे हुए हैं। इस होल पे ऐसे डाइवर्जिंग लेंस बिठाते हैं। चलो ये छोड़ दो, थिएटर में गए हो? थिएटर में ऊपर बल्ब लगे हुए होते हैं। हाँ, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कुछ है और यहाँ पे बल्ब है, आपको बल्ब दिखता नहीं, पर ये जो है ना, इसको कभी तुम खोल के देखोगे तो इसका शेप ऐसे होता है। अब पता चला ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलो ये भी अगर एग्जाम्पल नहीं पता तो और एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुम लोगों ने लाइव ड्रामा या लाइव मोनो एक्टिंग देखे? तो तुम लोगों ने देखा होगा जो मेन एक्टर होता है ना, उसके ऊपर फॉक्स लैंप गिरता है। हाँ, तो फॉक्स लैंप का जो लेंस होता है वो भी डाइवर्जेंट होता है, क्योंकि अगर आप दूर से कलाकार को देखोगे जो परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से उसके ऊपर ऐसी रोशनी गिरती है। तो यहाँ पे जो लेंस इस्तेमाल हो रहा है वो डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर? ठीक है। तो ये दोनों फिगर बस थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक बना लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंसेस। इसमें भी दो किरणों की ज़रूरत है, और इसमें तो लिटरली दो ही लेने हैं। पहला जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो, दूसरा जो F1 से निकल के पैरेलल हो रहा हो या फिर O से निकल रहा हो, ठीक है। उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कैंसिल हो जाएगा। मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के स्कोप थे, पर इसमें तो वो है ही नहीं, ठीक है। हाँ, अगर फिर भी आपको मजबूरी में लेना पड़ जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम लगेगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले फ्रॉम इन्फिनिटी, मान लो कि इन्फिनिटी से किरणें आ रही हैं। इन्फिनिटी मतलब यहाँ से किरणें आ रही है, 1 2 3 4, ठीक है। इन्फिनिटी से किरणें आ रही है। कौन सा? दूसरा वाला? क्यों? अच्छा, हाँ 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 हाँ, नहीं वो ठीक है। अच्छा, आपको पता ही है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ इंसिडेंस हो तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहाँ से निकलेगा? हाँ, फोकल पॉइंट। तो वो फोकल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगा, ठीक है। तो इस इमेज के बारे में कुछ टिप्पणी दे सकते हो? क्या ये रियल है?
हाँ रियल है, रियल ही है। इसको पर्दे पे उतार सकते हो, ये पर्दा फाड़ देगा, आग लगा देगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा क्या ये इमेज बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हो जाएगी? तो इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। क्या? डिमिनिश्ड। और मानो या ना मानो ये बहुत छोटी है, बट फिर भी ये इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है, सीधी नहीं होगी, ठीक है। तो ये उसका होगी प्रॉपर्टीज़। एक और ले सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, पर 4 में चलेगा, 2 में ही चलेगा एक्चुअली। चलो बियॉन्ड सी, बुयॉन्ड सी, हाँ बुयॉन्ड सी मतलब 2f के इधर, ठीक है। तो यहाँ पे मोमबत्ती ले लो अभी, चलो करो। अगर ये ए बी है तो ए से पहले किरण कहाँ निकालो, पैरेलल निकाल दो, और वो रिफ्रैक्ट होने के बाद अभी एक ओ से निकाल दो, ठीक है। बोलो तो एफ से भी पैरेलल निकाल सकते हैं, पर मैं ओ से निकालता हूँ, चलो आप बोल रहे हो। तो वो बिना डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे निकल जाएगी, तो यहाँ पे उल्टा बनेगा, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे 2f2 से दूर बनेगा शायद, कि 2f2 के इस तरफ नहीं, इस तरफ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। हाँ मैंने अभी थोड़ी गड़बड़ की है, पर f2 और 2f2 के बीच में ही बनेगा, हाँ सही है, f2 और 2f2। तो मैं यहाँ पे 2f2 लिख देता हूँ, 2f2, ठीक है। ऐसा मुझे पता है इसलिए मैं परफेक्टली बना पा रहा हूँ, ठीक है। अगर ना पता हो और एक्यूरेटली बनाना हो तो आपको ज्योमेट्री का 100% ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ओके। तीसरे केस में कहाँ है? ऑन सी मतलब हाँ इसी के ऊपर ए बी। अच्छा इसमें इमेज के बारे में डिस्कस करना तो भूल ही गए, ए डैश बी डैश, हाँ। अच्छा आपको कैसे मालूम बड़ी बनेगी? वो तो दिख रही है, पर फिर भी एक चीज़ याद रखो, लेंस से जितना करीब उतनी इमेज छोटी, लेंस से जितना दूर इतनी इमेज बड़ी। मिरर में कॉनकेव में वापस अलग है, कॉन्वेक्स में अलग है, सिचुएशन के ऊपर पूरा मैथ्स जाता है इसका। ओके यहाँ तक देखो, क्योंकि ये f2 और 2f2 के बीच में है तो ये छोटी होगी, छोटी होगी, इससे छोटी होगी। देखो ये दूर है, ये नज़दीक है, नज़दीक आएगा तो ये छोटा होगा, तो ऑब्जेक्ट से ये छोटा होगा, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम करेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से तो पता चल जाएगा। चलो यहाँ पे 2f2 पे है एक किरण प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट से बाहर। अभी दूसरा ओ से निकालो या f1 से? चलो f1 से निकाला, ठीक है, तो बाद में लेंस से पैरेलल हो जाएगा। तो मुझे पता है तब तक ये 2f2 पे ही बनेगा, ए डैश बी डैश सेम साइज, ओनली इन्वर्टेड, क्योंकि ये f1 2f1 पे थी, वो 2f2 पे है, तो सेम साइज बट इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट बिटवीन C एंड F, मतलब यहाँ पे कहीं पे बनेगी, हाँ ए डैश बी डैश, पहला प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, टकराने के बाद 2f2 से बाहर। अभी तुम बताओ f1 से या O से? ठीक है, तो मुझे पता है तब तक ये थोड़ा बाहर जाएगा, ए डैश बी डैश। देखो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, इमेज वैसे वैसे दूर जा रही है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर था, इमेज वैसे वैसे नज़दीक थी। तो इस रिलेशन को अगर समझ सकते हो तो लेंसेज के एक्सपर्ट हो जाओगे। बस समझना है कि कहाँ पे जा रहा है, अगर वो नज़दीक जा रहा है वो। फिर ये इमेज फॉर्मेशन के बारे में अभी नहीं, शायद 8th स्टैंडर्ड में तुम लोगों को याद होगा या नहीं पता नहीं, पर मैंने टॉर्च ली थी, एक ऑब्जेक्ट लिया था और दीवार के ऊपर मैं शैडो करके बता रहा था। तब मैंने ये बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स से नज़दीक जाएगा तो उसका शैडो बड़ा होगा या छोटा, याद है?
तो बड़ा शेडो बन रहा था, और अगर दूर जाएगा तो छोटा। तो ये रिलेशन समझना ज़रूरी है लेंस में भी, इमेज में। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज जो है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। ठीक है, इस केस में ऑन एफ, हाँ यहाँ पे ये है। तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल टकराने के बाद F2 से बाहर। हाँ, अभी तो वही लेना पड़ेगा, F तो चांस ही नहीं है। अच्छा, मैच होगी भी कि नहीं होगी? होगी सर, होगी, थोड़ा आगे ले जाओ। अरे पर ये तो ज्योमेट्री में है ना, एक्चुअली वो मैच नहीं होती। ये पैरेलल है। इसमें इमेज नहीं बनेगी, इसको एज अ लेज़र लाइट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और अगर आप रोशनी को उसके फोकल पॉइंट पे रखते हो तो आप एक लॉन्ग बीम तैयार कर सकते हो, जैसे सर्कस में होता है। वो पता है जहाँ पे सर्कस होता है ना, वहाँ पे वैसे बीम लाइट इस्तेमाल होती है। तो बीम लाइट मतलब कुछ भी नहीं, उसकी जो लाइट है वो फोकल पॉइंट पे होती है ताकि लंबी लंबी बीम बने। हाँ, पर इसके लिए एक ही शर्त है कि जो बल्ब इस्तेमाल कर रहे हो वो काफ़ी हाई ल्यूमिनस का होना चाहिए, पावरफुल, जिसकी ताकत रोशनी पैदा करने की ज़्यादा हो, तो लॉन्ग रेंज तक जाएगा। क्लियर है? ओके, ये हो गया। ओके, इसको पीछे ले जाओ तो वो पीछे भी मैच नहीं करेगी। हाँ, इसलिए इस, हाँ, तो इसकी ना रियल इमेज पॉसिबल है ना ही वर्चुअल इमेज ही पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। चलो लास्ट, बिटवीन एफ एंड ओ, हाँ यहाँ पे तो पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो F2 से होते हुए निकल जाएगी। हाँ, और एक O से निकलेगी। डाइवर्जिंग होगा। हाँ, ये डाइवर्जेंट लाइन। तो डाइवर्जेंट लाइन है ना, तो हम उल्टे डायरेक्शन में जा सकते हैं इसके। हाँ, यहाँ पर मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ना आप लोगों को वर्चुअल इमेज मिलेगी। हाँ, और बहुत बड़ी। कैसे इमेज मिलेगी? वर्चुअल इमेज बहुत बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। और एक चीज़ याद रखो लेंसेज के केस में कि इमेज जब ऑब्जेक्ट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना, तो वो डिस्टोर्ट हो जाती है। डिस्टोर्ट का मतलब पता है? फट जाना। हाँ, जैसे कि अभी वो लो रेजोल्यूशन वाला वीडियो तुम लोग प्रोजेक्टर पे चलाओगे तो कैसा लगेगा? वो डिस्टॉर्ट हो गए, फट गई इमेज। तो उसी तरीके से इस केस में इमेज बनेगी ज़रूर, बट डिस्टॉर्टेड होगी, उसकी बाउंड्री आप नहीं बता पाओगे, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो ये 6 केसेस हैं, इसमें से कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। अच्छा हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, उसका डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा, इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, हाइट जो होगी वो पॉजिटिव होगी, इमेज की हाइट जो होगी वो नेगेटिव होगी। इसका फोकल लेंथ जो है वो कैसे लोगे? अगर मान लो वुफ वाला फॉर्मूला लगाएं तो इसमें फोकल पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? सोच के बताओ। कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में। ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इतनी बना दो फिगर। चलो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय, अच्छा ये रब कर दो। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंसेस। ठीक है, नियम सारे सेम ही है, बट केस 2 ही है, क्योंकि बाकी के केस करना चाहो तो भी करो, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा जैसा उसमें था मिरर में। पता है ना, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत सारे केसेस किए थे, पर रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सेम हो रहा था, इमेज बस थोड़ी थोड़ी बड़ी या छोटी हो रही थी, याद है? तो इसमें भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सब में सेम ही आएगा। तो चलो, फ्रॉम इन्फिनिटी 2 किरणें ले लो,
फ्रॉम इन्फिनिटी मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, क्या होगा? कहाँ जाएगी? हाँ, पर वो यहाँ से होते हुए जाएगी। ये रेफरेंस के लिए ले लो। तो ये किरणें यहाँ से ऐसे बाहर के तरफ फैल जाएगी, डाइवर्जिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? एट F1, राइट। इमेज का टाइप कैसा होगा? वर्चुअल। इसका वो सीधी होगी, इन्वर्टेड होगी या फिर इरेक्टेड होगी? सीधी ही होगी, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी ही होती है। इसका साइज एक्चुअल इमेज से यानी कि डिमिनिश्ड, हाँ, बहुत छोटी हो जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ये केस 1। केस 2 बिटवीन F एंड C, मतलब यहाँ पे A B, पहली मैं ले लेता हूँ पैरेलल। पैरेलल होने के बाद कहाँ जाएगी? हाँ, फोकल पॉइंट से दूर जाएगी, मतलब ऐसे फैल जाएगी। ठीक है, दूसरा किरण कहाँ लूँ? O से ले लूँ, तो ये बिना डेविएशन होके सीधा सीधा चला जाएगा। तो ये दोनों किरणें यहाँ पे छू रही है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। हाँ, क्या ये वर्चुअल है या रियल है? वर्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट पीछे लिया है। ठीक है, ये ओरिजिनल इमेज से छोटी होगी, उतनी भी ज़्यादा छोटी नहीं, पर छोटी। वर्चुअल होगी, इरेक्टेड होगी या इन्वर्टेड होगी? क्लियर? तो ये दो केसेस हैं, लिख लो। बोलो बोलो, चलो शुरू है। हाँ, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला। अब ये लेंस फार्मूला के बारे में तो आपको पता ही है। वुफ, क्या? वुफ। मिरर के टाइम पे, चलो वो मिरर का भी साथ में रिवाइज ही कर देते हैं। मिरर के लिए क्या था? 1/V 1/F। इसमें F को लेके जो भी था, F अगर कॉनकेव मिरर होता था, कॉनकेव मिरर होता था, तो F पॉजिटिव होता था या नेगेटिव? नेगेटिव। और कॉनवेक्स मिरर होता था, हाँ, तो उसका F पॉजिटिव होता था। ये U और V कहाँ पे रख रहे हो उसके आधार पे होता था, ठीक है, पर F का इतना क्लियर होता था। अभी लेंस में भी वुफ ही है, पर प्लस की जगह पे माइनस है, तो 1/V माइनस, हाँ पता है मुझे, याद है, बस याद करवा रहा हूँ फिर से। तो 1/F, इसमें भी F से रिलेटेड ही कंफ्यूजन होगा, V और U का कंफ्यूजन नहीं होगा, डॉट डायग्राम में दिखेगा। F का कॉनकेव में, कॉनकेव में F, कॉनकेव में F, सोच के बताओ, तब तक मैं लिखता हूँ। हाँ, कॉनकेव में नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, बस मैं कंफर्म कर रहा था। क्लियर? तो ये हो गया 1/V 1/U 1/F। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करो, H' अपॉन H इज इक्वल्स टू -V/U। यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज होगा मैग्निफिकेशन में, H' अपॉन H तो है ही, पर माइनस नहीं है, सीधा V/U है, क्योंकि हाँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा था, ये भी बताया था। हाँ राइट, तो इतना ही है। तो इसके आधार पे दो प्रॉब्लम्स है, वो भी हम करते हैं। बस ये वाले फॉर्मूला लिख लो, लिख लिया है? ठीक है, तो सीधा शुरू ही करते हैं। सीधा शुरू करो ना। ये हिल गया, तुम लोगों का कुछ लगा था? ओके, चलो। हाँ, फिर और ज़्यादा करूँगा ना तो बरमूडा दिख जाएगा। ठीक है, चलो। कॉनकेव लेंस, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि थोड़ी इमेज बना लेते हैं।
लेंस कौन सा है? कॉनकेव, मतलब ये वाला लेंस है ना? ठीक है, ये f1, ये 2f1, ये O, f2, 2f2, ठीक है। A concave lens has a focal length of 15 centimeter. Focal length 15 centimeter concave lens, negative या positive? f1 is equals to f2 is equals to minus 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों नेगेटिव? क्योंकि कॉनकेव लेंस है। यहाँ पे दोनों जगह मैंने नेगेटिव ही लिया, ठीक है, ओके। फिर एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड? कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ताकि इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पे बने फ्रॉम द लेंस। हाँ, पर ये दोनों इस तरफ ही होंगे, राइट? यहाँ पे मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ 15 है, मतलब यहाँ पे इमेज बन रही है। हाँ, મૂકી દે। કેટલો ટાઈમ થયો? 7 વાગી ગયા? हाँ चल, तो 2 मिनट ये ख़त्म कर देता, ठीक है। यहाँ पे है, ओके, और इसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये इमेज डिस्टेंस है ना, देखो, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो u इज इक्वल्स टू डैश, नेगेटिव आएगा वो पता है हमें, और इमेज जो है वो हमें पता है कि क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो वर्चुअल आएगा और इस तरफ आएगा, ठीक है। तो वो कितना है? -10 सेंटीमीटर, माइनस इस तरफ, ओके। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, ठीक है। तो चलो करवाओ, वुफ लगा दो। हाँ, 1/v माइनस, हाँ 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हमें ढूंढना क्या है? u। तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ और इसको मैं इधर ले लूँ, रोल चेंज करूँ, तो 1/v माइनस 1/f इज इक्वल्स टू 1/u। 1/u को फॉर्मूला मेकर बना दो, तो 1/v यानी कि 1/-10 माइनस 1/f यानी कि 1/-15, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो -1/10 प्लस 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -15 प्लस 10 डिवाइड बाई 150, सही है। तो -15 प्लस 10 इज इक्वल्स टू -5 डिवाइड बाई 150, 5 30 तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे लिखो? हाँ, यहाँ पे लिखो, हाँ। तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/-30, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, मतलब u जो है वो 3 गुना डिस्टेंस पे रखा हुआ होगा, मतलब फोकल लेंथ के डबल, यानी कि C1 के ऊपर। सो इट विल बी ऑन C1, हाँ, या फिर /2f1 के ऊपर होगा, ठीक है। अभी इसका मैग्निफिकेशन देखना है, मतलब ये देखो, ये तो बड़ा ही होगा इसलिए इमेज इसकी छोटी बनी है। तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला था, याद करो? हाँ हाँ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h'/h, यानी कि v/u ना, नेगेटिव नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो हमारे पास v/u है शायद, v है -10 सेंटीमीटर और u है -30, माइनस माइनस प्लस 0 0 कट, यानी कि 1/3, मतलब ये इससे 3 गुना बड़ा होगा, पर इसकी हाइट नहीं दी है ना,
तो सिर्फ मैग्निफिकेशन ही ढूंढना है, तो m इज इक्वल्स टू 1/3। अगर इमेज 1 है तो ऑब्जेक्ट 3 होगा, इमेज 1 है तो ऑब्जेक्ट 3 यहाँ होगा। पे भी स्थिति में 10 का ऑब्जेक्ट 30। राइट, क्लियर है? इतना लिख लो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? एक प्रॉब्लम और है, पर उसको नहीं, बहुत लेट हो जाएगा फिर। 9.4 हम अगले क्लास में करते हैं।